Hello students, welcome on YouTube channel of Young Minds Academy. This is Ashish Tiwari, the computer teacher. So today I am here with the topic Conditional Control Statement Lecture 2 with the continuation of the previous lecture. Previous lecture में मैंने आपको इसी टॉपिक से कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें से दो बेसिक टाइप जो हमने थे वो इफ़ और सिंपल और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया था और दोनों के एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। तो जनरली एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। जनरली होता क्या है कि हमारे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो एक नॉर्मल फ्लो में होता है। इसका मतलब है कि एक सिक्वेंशियल फ्लो होता है उसका, फर्स्ट स्टेटमेंट से लेकर लास्ट तक हमारा वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। बट हर समय आपको इस तरीके की सिचुएशंस नहीं मिलती, चाहे वो लाइफ में हो चाहे प्रोग्रामिंग में हो। क्योंकि जो लाइफ में हमारे वर्क जो है रिक्वायरमेंट है, जो नीड है या प्रॉब्लम्स है, उसी से रिलेटेड तो प्रोग्रामिंग भी की जाती है। तो प्रोग्रामिंग में भी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स है उसके बजाय हमें कुछ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ सकता है, या कुछ स्टेटमेंट को हम एक कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, या एक कंडीशन के बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट नहीं कराना होता, यानी स्किप कर जाना होता है। तो ऐसी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए जो प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ की जाती है उसी को बोला जाता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इट कैन बी यूज इधर इन जावा, इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, पाइथन एटसेट्रा। सो इसके कंटिन्यूएशन में ही मैं लेक्चर 2 में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाकी के जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने। तो आप लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इफ एल्स वर्सेस कंडीशनल स्टेटमेंट यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को मैंने आप लोग को ऑपरेटर में पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि इफ एल्स और कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर में यूजेस में क्या डिफरेंसेस है और क्या यूज किया जा सकता है। क्योंकि इफ एल्स के जो प्रोग्राम होते हैं उस पर कंडीशन चेक होता है, एक कंडीशन अगर वो ट्रू है तो उसके बेसिस पे जो इफ कंडीशन के अंदर या इफ ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो फॉल्स हो जाता है तो फिर एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अब इसी में हम लोग यही सेम इसी तरीके से जो प्रोग्राम है या इसी लॉजिक के को हम लोग सिंपली टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है टर्नरी ऑपरेटर और इसमें, जैसे अगर हम लोग देखें एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर कि अगर आपको सपोज इवेलुएट करना है इफ a इज ग्रेटर देन b, देन आपका प्रिंट कराना है, आपने प्रिंट करा दिया a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b आपने प्रिंट करा दिया, और एल्स में आपने प्रिंट करा दिया, मैंने शॉर्ट में लिखा है इस पे b इज ग्रेटर देन a। अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तो b ग्रेटर देन a, ये प्रिंट हो गया। ठीक, a ग्रेटर देन आर इक्वल टू दोनों रख लेते हैं तो यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब इसी को अगर हम टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से लिखना चाहें तो बहुत ही सिंपली वन लाइन के स्टेटमेंट में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a ग्रेटर देन b, इसको मैंने चेक कर लिया, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया, अगर ये है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा SOPLN, a ग्रेटर आर इक्वल टू b रखा मैंने, a इज ग्रेटर आर इक्वल टू b, यहाँ पे कोलन साइन यूज होगा। ठीक, देन अगर ये नहीं है तो फिर प्रिंट क्या होगा, SOPLN a इज लेस देन b, ये प्रिंट होगा। और ये हमारा स्टेटमेंट, ये पूरा हमारा जो इफ एल्स स्टेटमेंट था उसको हमने सिंगल लाइन स्टेटमेंट में रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो इसको हम सिंपली टर्नरी ऑपरेटर से लिखे तो एक लाइन के स्टेटमेंट में हमारा जो है ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता, जबकि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्रिएट करता। अब बात आती है कि कब हम लोग इफ एल्स यूज करें और कब टर्नरी ऑपरेटर यूज करें। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर इज अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट और इफ एल्स इज अ प्रोग्रामिंग ब्लॉक। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, टर्नरी ऑपरेटर क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक लाइन का स्टेटमेंट है, और ये क्या है, ब्लॉक है। ब्लॉक इससे है क्योंकि इफ एल्स में हमारा क्या होता है,
अगर हम यहाँ चाहे तो ब्रेसेस लगा दें, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इफ़ के साथ अगर हमारा एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख के एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बट टर्नरी ऑपरेटर के साथ क्या होगा, ऐसा नहीं है, एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रहा तो ये क्या है, एक सिंपल आपका स्टेटमेंट है और ये क्या है, ब्लॉक है आपका। ठीक है, क्या डिफरेंस है, इफ एल्स क्या है, ब्लॉक है, और टर्नरी ऑपरेटर का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, वो आपका सिंपल एक स्टेटमेंट है। दूसरा फिर, इफ द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, in the initialization of variable the ternary operator can be used whereas as if condition cannot be used, if condition को हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, यहां पे सिंपली अगर हम देखें कि अगर हमारा if a is greater than b है तो a को समथिंग इनिशियलाइज कर देंगे, अगर हम लोग सपोज a इज इक्वल टू 5 कर दिए तो उस कंडीशन में फिर हमारा ये क्या हो सकता है, a की वैल्यू चेंज यहाँ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हैं। a ग्रेटर देन b है तो उस केस में a इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हैं इस तरीके से। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज b इज इक्वल टू ए बी लिखा है, ए बी की जगह पे मैं कोई तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज मैंने लिखा है स्टेटमेंट c इज इक्वल टू int c इज इक्वल टू, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है तो उस केस में क्या हो जाएगा, c को a की वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज c को मिल जाएगा b की वैल्यू। ये कोलन साइन है और ये सेमी कोलन है, ध्यान रखें। इंटीजर c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b तो a c इज इक्वल टू a, अदरवाइज a ग्रेटर देन b नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, c को क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू। तो साथ ही साथ यहाँ कंडीशन भी चेक हुआ है और एक थर्ड वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन भी हो गया सिंपल तरीके से। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जैसे वेरिएबल मैक्स इज असाइंड विथ वैल्यू इधर ए और बी बेस्ड ऑन कंडीशन। मैक्स को एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैक्स की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रखा है, मैक्स की जगह पे मैंने सी ले रखा है, तो सी को हम ए ग्रेटर देन बी है या उसकी बेसिस पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्स और मिन सिंपली यहाँ से चेक हो सकता है। नाउ नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर इज नॉट रीडेबल एंड कैन नॉट बी डिबग्ड इजिली। अब जब नेस्टेड फॉर्म में बात आएगी, इफ एल्स के नेस्टेड फॉर्म बहुत आसानी से समझा जा सकता है, और डिबग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में कोई अगर एरर आ गया तो उसको इजीली जो है फाइंड आउट किया जा सकता है। और डिबग का मतलब होता है बग को डीबग करना, यानी बग को हटाने को डिबगिंग कहा जाता है, एक प्रोसेस है। तो उसको इजीली रीड करके और उसको डिबगिंग पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है। और इस केस में अगर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को नेस्टेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, नेस्टेड का मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट जब लिखा जाता है तो उसी को हम नेस्टेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस बेसिस पे अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि यूज टर्नरी ऑपरेटर टू सेट अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और टू रिड्यूस द कोड इफ नेसेसरी। तो टर्नरी ऑपरेटर हम तब यूज करेंगे जब कोड हमारा, जैसे सिंपल सा कोड था मैक्सिमम फाइंड करने का दो नंबर के बीच में, तो वहाँ पे हम सिंपली इफ एल्स के जगह पे टर्नरी ऑपरेटर यूज करके एक सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, बजाय हम 3-4 स्टेटमेंट लिखने का। एंड यूज इफ एल्स स्टेटमेंट फॉर एवरीथिंग एल्स। इसके अलावा आपको जितना भी वर्क करना है वहाँ पे आपको बेटर होगा कि आप इफ एल्स यूज करिए, क्योंकि इफ एल्स को समझना आसान होता है और इसका प्रोग्राम का जो डिबगिंग है वो ईजी होता है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, और उसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर किस पर्टिकुलर प्रोग्रामर को कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करना। इफ एल्स या टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, उस अकॉर्डिंग वो हर प्रोग्रामर उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करता है अपने अपने। कोई टर्नरी ऑपरेटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कोई प्रोग्रामर ऐसे होते हैं जो इफ एल्स को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। तो डिपेंड करता है प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर। नाउ अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे फिर से टर्नरी ऑपरेटर, एक ही प्रोग्राम को मैं अगर टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स दोनों के हेल्प से बनाऊँ। टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से अगर मुझे मैक्स फाइंड करना है तो मैक्स इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी तो ए, अदरवाइज मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं यूज किया क्योंकि मैक्सिमम फाइंड करना है दोनों में से। तो यहाँ पे अगर ए ग्रेटर देन बी है तो मैक्सिमम की वैल्यू ए हो जाएगी इन केस ऑफ ए ग्रेटर देन बी ट्रू, और अब ए ग्रेटर देन बी अगर आपका कंडीशन जो है फॉल्स हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मैक्स की वैल्यू हो जाएगी बी। अब यहाँ पे इफ ए ग्रेटर देन बी तो इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू ए, एल्स ए ग्रेटर देन बी इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू बी।
तो इस प्रोग्राम को अगर टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से लिखे तो एक सिंगल लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, और वही प्रोग्राम अगर हम इफ एल्स में लिखे तो हमें 4 डिफरेंट लाइन यूज करना पड़ा। तो ये डिपेंड करेगा प्रोग्रामर के ऊपर कि वो किस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं। अगर हाँ क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यूज इफ एल्स, तो उस केस में या स्पेसिफाई कर दिया कि इफ एल्स यूज करना है या यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, देन फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। बट आपको दोनों टेक्निक पता होना चाहिए, और जो टेक्निक अगर प्रोग्राम में बोला नहीं गया है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो जो टेक्निक आपको ईजी समझ में आती है वो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। अगर वो सिंपल सा इस तरीके का छोटा सा प्रोग्राम है तो इस केस को हम रिप्लेस कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। अदरवाइज ज़्यादा अच्छा होता है कि आप बाकी की सिचुएशंस पे इफ एल्स को यूज़ करें। ओके, लेट्स सी द अनदर टॉपिक, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसको इफ एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं, इफ एल्स इफ लैडर या लैडर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, इफ एल्स इफ लैडर की नीड क्यों हुई? जनरली अगर हमने देखे तो इफ प्रोग्राम था हमारे पास, पहले इफ स्टेटमेंट था, सिंपल इफ स्टेटमेंट। उसमें हम कंडीशन चेक करते थे और कंडीशन ट्रू होने के बाद कोई पर्टिकुलर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता था उसको एक्सिक्यूट करते थे। बट कंडीशन के फॉल्स होने के बाद क्या करना है ये स्पेसिफाई नहीं होता था। उसकी जो लिमिटेशन थी उसको हमने दूर किया विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स में क्या हमें बेनिफिट मिला कि कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू इवेलुएट होता है तो कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट या सिंपल एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर कंडीशन इवेलुएट फॉल्स हो जाता है तो उस केस में फिर क्या करना है उसको भी हम स्पेसिफाई करते थे अंडर एल्स ब्लॉक। ठीक है, एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग उसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते थे। बट वहाँ भी लिमिटेशन थी, वहाँ पे हमें 2 चॉइसेस में, यानी ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे 2 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन को इफ में हम चेक करा लेते थे। अगर ट्रू होता था तो उसको हम वर्क एग्जीक्यूट करते थे, और अगर नहीं होता था तो दूसरे वाले ऑप्शन को हम एल्स ब्लॉक में रख देते थे। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया होगा ट्रू हेड और टेल का, कि अगर क्वाइन के अंदर 2 ही ऑप्शन है, हेड या तो आएगा या तो टेल। बट अगर कहीं ऐसे ऑप्शन है कि जहाँ पे मल्टीपल चॉइस हो गए या मल्टीपल चॉइसेस हैं, वहाँ पे हमें हर एक चॉइस को इवेलुएट देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है। तो ऐसे केसेस में हमारा इफ एल्स वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमें 2 ही चॉइस में से एक चॉइस को 2 चॉइस में ही हमारा वर्क करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास है इफ एल्स इफ लैडर, यानी हम लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक करा सकते हैं। और इफ एल्स में क्या था, हम सिंगल कंडीशन चेक करा सकते थे। एक सिंगल कंडीशन चेक होती थी, वो ट्रू हुआ तो कुछ स्टेटमेंट था उसको एक्सिक्यूट करते थे, और फॉल्स होने के बाद जो स्टेटमेंट है उसको एक्सिक्यूट करते थे। बट अगर मल्टीपल आपके ऑप्शंस हैं, मल्टीपल सेलेक्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग को फिर इफ एल्स इफ लैडर का यूज़ करना होता है। तो यही बेनिफिट है आपका इफ एल्स इफ लैडर का ओवर इफ एल्स में। सो हियर अ यूजर कैन डिसाइड अमंग मल्टीपल ऑप्शंस। The if statement are executed from the top down as soon as one of the condition controlling the if is true, the statement associated with if is executed and the rest of ladder is bypassed. Ladder का मतलब if else if else if else if इस फॉर्म में मिलेगा, बाकी के बाईपास होते हैं। if else हो या if else if ladder हो, इस सभी में बस ये ध्यान रखना कि एक कंडीशन चेक होने के बाद अगर वो ट्रू हो जाता है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स होते हैं वही एक्सिक्यूट होते हैं। बाकी के जो पार्ट हो जाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के, वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। एक बार में एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होता है, जिससे मैंने आपको इफ एल्स में बताया था। इफ एल्स में अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गया, इफ के अंदर जो कंडीशन लिखा है, तो इफ के से एसोसिएटेड जो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। और अगर वो आपका कंडीशन फॉल्स होता है तभी जाके हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो दोनों में से या तो इफ एग्जीक्यूट होगा एक बार में, या तो फिर एल्स ही एग्जीक्यूट होगा, दोनों साथ में एग्जीक्यूट नहीं होता। ऐसे ही इफ एल्स इफ लैडर में भी एक पर्टिकुलर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होगा वही एग्जीक्यूट होगा, बाकी के स्टेटमेंट हमारे जो होंगे वो बाईपास हो जाते हैं। सो if none of the condition is true then only the final else statement will be executed। तो यहाँ पे if और else के बीच में मल्टीपल else if स्टेटमेंट यूज होते हैं। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट बढ़ जाता है, मल्टीपल else if। तो if और else के साथ if लिखा, फिर कंडीशन, फिर यहाँ पे if, और हम लोग if के बाद else यूज करते थे, और else में कोई कंडीशन नहीं,
और एल्स के साथ स्टेटमेंट, इफ और एल्स के बीच में मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट यूज हो जाते हैं, मल्टीपल एल्स इफ, एल्स और इफ दोनों लगाए, इफ के बाद एल्स इफ एक्सिक्यूट होगा, पहले इफ कंडीशन चेक होगी फिर एल्स इफ, एल्स इफ अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं तो एल्स में फिर से कंडीशन चेक, जहां जहां इफ लगा होता है वहीं पे कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं, फिर एल्स इफ अदरवाइज फिर से दूसरा कंडीशन। इस तरीके से हम मल्टीपल एल्स इफ लगाकर मल्टीपल कंडीशन को एक साथ चेक कर सकते हैं, और फाइनली जब हमारा मल्टीपल एल्स इफ चेक होने के बाद इवैल्यूएशन उसका फॉल्स होगा तब जाके केवल लास्ट में या फाइनली हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो लेट्स सी, इट कैन बी रिप्लेस्ड विद स्विच केस सिलेक्शन स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ लैडर को हम लोग स्विच केस सिलेक्शन स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हमने आपको अभी बताया था कि इफ एल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से, ऐसे ही हमारा जो इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट है उसको हम लोग स्विच केस या मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग से सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स लैडर, it is on screen. So this is the syntax for if else ladder. यहाँ पे पहले if कंडीशन लिखा है, इफ के साथ कंडीशन लिखा जाएगा, अगर ये कंडीशन इवेलुएट होता है ट्रू देन जो स्टेटमेंट और ब्रैकेट में एस लिखा है इसका मतलब स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स पढ़ा जाता है इसको। तो एक जरूरी नहीं कि इफ के साथ एक ही स्टेटमेंट हो, इफ ब्लॉक में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है। अगर इफ के साथ जो कंडीशन लिखा है, टेस्ट एक्सप्रेशन जो लिखा होगा वो टेस्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होता है ट्रू, देन हमारा जो ये इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज फिर उसके बाद जो एल्स इफ लिखा है स्टेटमेंट उसके अंदर जो कंडीशन लिखा वो इवेलुएट होगा। तो पहले इफ वाला इवेलुएट होगा, देन एल्स इफ के अंदर जो कंडीशन एक्सप्रेशन लिखा होगा या टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा होगा ये इवेलुएट होगा। अगर ये ट्रू हो जाता है, अगर ये मान लीजिए फॉल्स हो गया तब जाके ये इवेलुएट होगा। अब ये ट्रू होता है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है या एल्स इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर कहीं ये भी फॉल्स हो जाता है तो फिर से अनदर एल्स इफ हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स इफ और फिर से यहाँ पे कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं। पहला मान लीजिए ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है और ये कंडीशन 3, फिर इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स ये एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल एल्स इफ यूज कर सकते हैं बिटवीन इफ और एल्स। यहाँ पे इफ और एल्स के बीच में हम लोग मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। सो वी कैन यूज मल्टीपल else if statements. So we can use multiple else if statement between if and else statement, between if and else statement. If and else statement या हम सिंपली इसको ब्लॉक बोले, इसके बीच में हम मल्टीपल, अब जब मल्टीपल यूज करेंगे तो इसका मतलब मल्टीपल कंडीशन को हम लोग चेक कर सकते हैं और मल्टीपल कंडीशन चेक होगा तो मल्टीपल ऑप्शंस हमें मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को लैडर फॉर्म में यूज करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को हम लोग इजीली उसके क्वेश्चन है उसके लिए प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी द फ्लो चार्ट। द फ्लो चार्ट फॉर इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट इज, अब यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा स्क्रीन आपको शायद विजिबल ना हो उतना अच्छा क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा इस तरीके से। यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये क्या लिखा है टेस्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द टेस्ट एक्सप्रेशन। ये 1 टेस्ट एक्सप्रेशन 1 है, ठीक है। ये इवेलुएट अगर आपका ट्रू हो जाता है यानी ये इफ वाला स्टेटमेंट, तो जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा होगा ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये आपका क्या होगा एग्जीक्यूट होगा। एल्स में फिर से टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2, ये आपका टेस्ट एक्सप्रेशन 2 है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2
अगर ये ट्रू होता है तो जो ये स्टेटमेंट है ये आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका 2, ये स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2, ये आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा कहाँ रखा है, इफ के अंदर, और ये हमारा क्या हो गया, एल्स इफ हो गया। अगेन फिर अगर इसके अंदर और भी मल्टीपल हम लोग एल्स इफ लगा सकते हैं, फिर हमारा फाइनली यहाँ पे आ जाएगा एल्स स्टेटमेंट। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद सीधे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आउट ऑफ इफ एल्स ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, यानी स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर इफ एल्स। यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर इफ एल्स, ये जो भी लिखा होगा, यानी इफ एल्स का जो पूरा स्टेट आपका कंस्ट्रक्शन है उसके बाहर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। या फिर अगर ये फॉल्स होगा तभी इस दूसरे वाले पे इफ एल्स वाले स्टेटमेंट पे आएगा आपका कंट्रोल, और ये स्टेटमेंट इवेलुएट होता है ट्रू, देन ये एक्जीक्यूट होगा, और ये एक्जीक्यूट होने के बाद फिर ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद के जो बचे हुए आपके स्टेटमेंट्स है वो एक्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर पहला वाला ही ट्रू हो जाता है तो बाकी के जो दोनों आपके टेस्ट एक्सप्रेशन है वो क्या होंगे, इवेलुएट नहीं होंगे। यहीं से एक्सप्रेशन इवेलुएट ट्रू हो गया, स्टेटमेंट प्रिंट होगा और सीधे इफ के बाहर आ जाएंगे। अगर ये फॉल्स होता है तब दूसरा वाला टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा, और वो किसके अंदर चेक होगा, एल्स इफ के अंदर। और अगर ये इवेलुएट ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एक्जीक्यूट होगा और फिर ये एल्स इफ से बाहर आ जाएंगे। अगर ये फॉल्स होता है तब फिर फाइनली हमारा जो क्या होगा, इस तरीके से हम बहुत से एल्स इफ लगा सकते हैं, और फाइनली हम एल्स स्टेटमेंट जरूर लगाएंगे, क्योंकि सभी स्टेटमेंट के फॉल्स हो जाने के बाद फिर एल्स वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो एल्स में इसीलिए लिखा जाता है कि जब सभी स्टेटमेंट आपके इवेलुएट फॉल्स हो जाए तो उसमें फिर फाइनली हमारा केवल एल्स वाला स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है, और उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होगा एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर हम यहाँ से फिर बाहर आ जाएंगे इफ एल्स के। तो इस तरीके से हमारा ये क्या है, फ्लो चार्ट है, यानी वर्किंग ऑफ इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट्स। Now, let's understand with an example. Class if else if demo. If else if demo class का नेम मैंने लिया, and public static void main string args ये फंक्शन। अब यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल टू 62, एक वेरिएबल मैंने लिया है i और उसकी वैल्यू क्या रखा है 62, ठीक। नाउ अब यहाँ से हमारा इफ एल्स प्रोग्राम का जो लैडर स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होता है। इफ i इज ग्रेटर आर इक्वल टू 60, मैंने बताया था कि आपको अभी रिजल्ट चेक करने का प्रोग्राम इसके पहले वाले लेक्चर में जब मैं इफ एल्स पढ़ा रहा था कि जब हम लोग को पास और फेल चेक करना हो, केवल दो ही ऑप्शन है, तो वहाँ पे इफ एल्स काम करता है। बट अगर हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड और उसके बाद फेल बताना हो, फिर उस केस में हम लोग इफ एल्स नहीं यूज़ कर सकते। उस केस में हमें इफ एल्स इफ लैडर हमारा वर्क करेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स स्टोर किया आई वेरिएबल में। अब यहाँ पे चेक किया गया इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, आई का जो वैल्यू है वो क्या है, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 60। सो इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 60, देन फिर आपका क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट डिवीजन। क्या प्रिंट होके आएगा, फर्स्ट डिवीजन। अगर 60 से ग्रेटर या इक्वल नहीं है तो उससे कम होगा, और उससे कम में कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 45 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 33 हो सकता है, या लेस देन 33 हो सकता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली वैल्यू को चेक करते हैं। सबसे छोटी वाली वैल्यू को अगर हम चेक करेंगे तो कोई भी नंबर सपोज हमारा अगर 1 से लेकर 100 के बीच में है, और हमने पहले ही चेक कर लिया कि वेदर a इज ग्रेटर देन 5, तो a ग्रेटर देन 5 में आपका सपोज a की वैल्यू हमारा अगर क्या है, सपोज 80 है, ठीक है, और a ग्रेटर देन 5 को हमने चेक कर लिया, तो a ग्रेटर देन 5 में 80 भी आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 80 भी आ जाएगा। तो ये पहले ही कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू को चेक करते हैं, उसके बाद उससे छोटी छोटी वैल्यू को चेक करते जाते हैं। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही हम पहले ये चेक कर ले कि नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 और नॉट। तो 33 के ऊपर 60% वाला भी आ जाएगा, ठीक है, और सेकेंड डिवीजन 45% वाला भी आ जाएगा। तो उससे हमारा एक सही इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू यानी 60% के लिए चेक करेंगे। तो i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, देन
प्रिंट होगा फर्स्ट डिवीजन। एल्स इफ अगर f 60 से ग्रेटर नहीं है तो 60 से 1% भी कम अगर है तो वो आपका फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है। तो उसके बाद फिर हमने, और कहाँ से शुरू होता है सेकेंड डिवीजन, 45 एंड इक्वल से, और लेस देन कहाँ तक होता है 60 तक, यानी 59% तक। तो यहाँ पे इफ एल्स इफ i इज ग्रेटर आर इक्वल टू 45, अब दूसरा i ग्रेटर देन इक्वल टू 45, देन अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या प्रिंट करेगा सेकेंड डिवीजन। तो पहले आपका क्या होगा, पहले चेक होगा कि वेदर द वैल्यू ऑफ i, यानी जो वैल्यू आपने लिया वो ग्रेटर देन 60 और इक्वल टू है या नहीं, अगर है तो प्रिंट कर देगा फर्स्ट डिवीजन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर एल्स इफ में आएगा आपका कंट्रोल और चेक करेगा वेदर i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45, इफ यस देन इट विल प्रिंट सेकेंड डिवीजन। अगर ये 45 से भी कम होता है तो 45 से कम होने के बाद हमारा क्या होता है थर्ड डिवीजन, और कहाँ से स्टार्ट होता है 33% के इक्वल या उससे अबव, और कहाँ तक बिलो 45% तक थर्ड डिवीजन। तो फिर एल्स इफ में फिर से एक बार और कंडीशन हमने चेक कर लिया, एल्स इफ i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33। अब i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 है तो उस केस में क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे थर्ड डिवीजन, ठीक है। और अब 33 से अगर नीचे है तो फिर उसके बाद हमारा डिवीजन चेक नहीं होता, उसके बाद फिर आपका क्या स्टेटस होता है फेल का। तो उस केस पे फिर एल्स पे हम लोग केवल बिना कंडीशन के लिख देंगे फेल। तो ना तो 60% और इक्वल के इक्वल या अबव है, ना ही 45% के इक्वल और अबव है, ना ही 33% के इक्वल या अबव है। इसका मतलब है 33% से कम तो फेल। तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे इसको ईजिली एफ इज लैडर के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो यू कैन सी द प्रोग्राम वंस again. First it will check whether it is greater than or equal to 60 or not, 60% से greater or equal है तो first division, then it will check for second division whether i is greater than or equal to 45%, then it second division print होगा। second नहीं है तो then it will check for third division and i is greater than or equal to 30% पे, और अगर वो है तो आपका प्रिंट करेगा थर्ड डिवीजन। एल्स पे सबसे फाइनली वो प्रिंट कर देगा फेल, क्योंकि ना तो फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड, तो फिर क्या है फेल। अब इस जो प्रोग्राम में जो वैल्यू मैंने आई का लिया है वो क्या लिया 62। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट मिलेगा हमें फर्स्ट डिवीजन। सो आउटपुट विल बी फर्स्ट डिवीजन, आउटपुट क्या आएगा फर्स्ट डिवीजन। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल फॉर इफ एल्स इफ लैडर। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। अभी मैंने आपको आपने अगर एक प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा प्रोग्राम कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव को चेक किया था, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को चेक करना है अगर आपको है तो उस पर एक कंडीशन और होता था, वहाँ पे हमें लिखना पड़ता था ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो हम पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर मानते थे। बट कंडीशन यहाँ पे दो नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का 0 भी है। तो उस केस में हम अगर चेक कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे चांस हमारे ऑप्शंस एक दो से ज़्यादा है। तो इफ एल्स लैडर की हेल्प से हम उसी प्रोग्राम को अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। क्लास का नेम मैंने लैडर लिया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर टाइप का, इंटीजर टाइप का नंबर वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक। चेक इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले चेक करेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0, देन नंबर इज पॉजिटिव। क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज पॉजिटिव। नाउ फिर दूसरा यहाँ पे ये आपका क्या है, इसको हम लोग कमेंट बोलते हैं। ये क्या है, सिंपली ये कमेंट है, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। कंटिन्यू करते हैं इसी प्रोग्राम में। एल्स इफ में अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर क्या चेक करेंगे, एल्स इफ नंबर इज लेस देन 0, नंबर इज लेस देन 0 है, एग्जैक्ट 0 से कम है, इसका मतलब तब क्या प्रिंट होगा आपका नेगेटिव। अब ना तो ग्रेटर देन 0 है ना लेस देन 0 है, इसका मतलब एग्जैक्टली 0 है। तो अगर एग्जैक्टली 0 है तो उसको हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 0 से बड़ा हमने चेक कर लिया और 0 से छोटा चेक कर लिया। तो 0 से बड़ा भी नहीं है नंबर, 0 से छोटा भी नहीं है, तो 0 से छोटा या 0 से बड़े के बीच में क्या 0 ही आता है। तो इस केस में हमारा एल्स पे बिना कंडीशन के हम लोग प्रिंट करा देंगे नंबर इज 0। सो नंबर इज 0। तो इस प्रोग्राम के हेल्प से हम लोग ने क्या किया, नंबर को चेक कर लिया कि वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और एग्जैक्टली 0। तो यहाँ पे इफ एल्स लैडर आपका बहुत परफेक्टली वर्क करेगा। नाउ इसको फिर से आप एक बार देख लीजिए प्रोग्राम को। यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 0 लिया, पहले हमने चेक कर लिया वेदर इट इज ग्रेटर देन 0, अगर है तो पॉजिटिव प्रिंट करा देगा।
फिर आपने चेक कर लिया इसको फॉर लेस देन 0 के लिए, अगर यस कंडीशन फॉल्स ट्रू होता है तो ये नेगेटिव प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन पहले ही ट्रू हो जाती है तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो फिर ना तो नेगेटिव होगा ना तो 0 होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद ही हमारा एल्स इफ वाला जो कंडीशन है वो चेक होगा, और वो चेक होगा फॉर लेस देन 0 के लिए। और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो नेगेटिव प्रिंट करेगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि पहला वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया था ग्रेटर देन 0 का, और इसलिए पॉजिटिव नंबर नहीं है। और दूसरा वाला भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया फॉर लेस देन 0 के लिए, यानी नेगेटिव नंबर भी नहीं है। इसका मतलब फिर वो नंबर हमारा क्या होगा, फाइनली 0 होगा, और वो एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग बिना कंडीशन के प्रिंट करा देंगे कि नंबर इज 0। नाउ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन एक प्रोग्राम के एक ब्लॉक के अंदर अगर कोई दूसरा प्रोग्रामिंग ब्लॉक हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड ब्लॉक बोलते हैं या नेस्टेड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स देन दैट इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो जावा अलाउज us to nest if statement within if statement. It means we can place an if statement inside another if statement. Nested का मतलब क्या होता है, एक if statement के अंदर दूसरा if statement को रखना। जैसे यहाँ पे if condition, इसके अंदर फिर से एक if statement, if condition, देन यहाँ पे स्टेटमेंट इसका होगा, चाहे तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट भी और फिर से लगा सकते हैं, या फिर ये इफ क्लोज और इफ के बाद फिर एल्स स्टेटमेंट। इस पे बहुत सारे डिफरेंट तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करेगा प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत से अलग अलग तरीके हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने का, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकता है प्रोग्राम को, या इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम ईजी से कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो बहुत डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर के तो ये क्या होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा इफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इस पर कैसे वर्क होता है, पहले हमारा जो आउटर, इसको हम लोग आउटर इफ स्टेटमेंट बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा आउटर, और ये हमारा इनर इफ स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ये हमारा इनर इफ स्टेटमेंट होगा। अब जब हमारा आउटर इफ स्टेटमेंट इवेलुएट हो जाएगा ट्रू, तभी जाके हमारा जो कंट्रोल है वो इसके ब्लॉक में आएगा, यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर हमारा कंट्रोल आएगा। तो पहले हमारा इफ कंडीशन ट्रू होगा तब हमारा कंट्रोल पहुंचेगा उसके अंदर जो इफ स्टेटमेंट लिखा है उसके पास, और तब जाके इस वाले इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब है कि इस वाले इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए होने के लिए इसके बाहर वाला जिसके अंदर ये लिखा गया है उसका भी ट्रू इवेलुएशन ट्रू होना जरूरी है। अगर ये फॉल्स इवेलुएट होता है तो ये वाला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसके फॉल्स होने के बाद कंट्रोल सीधे आ जाएगा एल्स के पास, और ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जो लिखा हुआ इफ के अंदर दूसरा वाला इफ स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कंट्रोल जाएगा नहीं। तो ये चीज़ एक कंट्रोल, इसका फ्लो अगर प्रोग्राम देखें तो ये ध्यान देना जरूरी कि इसको इवेलुएट यानी इसको एग्जीक्यूट होने के लिए इसके बाहर यानी जिसके अंदर ये रखा हुआ है आउटर वाला जो इफ है उसका एग्जीक्यूट होना, ट्रू इवेलुएट होना जरूरी है। अगर वो ट्रू इवेलुएट होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ लिखेंगे, इफ के अंदर कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो देन व्हेन एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन 1 इज ट्रू, कंडीशन 1 अगर ट्रू हो जाता है तभी हमारा जो ये वाला इफ स्टेटमेंट है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये इफ स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक है, इतना है, इससे बाकी का मैंने स्ट्रक्चर सिंटैक्स नहीं लिखा, केवल इफ नेस्टेड इफ का ही सिंटैक्स लिखा गया। ये इफ स्टेटमेंट क्या है, आउटर इफ स्टेटमेंट है। ये कंडीशन 1 अगर ट्रू होगा तो उस बॉडी ऑफ इफ के अंदर आएगा हमारा कंट्रोल, और उसके अंदर फिर से एक इफ स्टेटमेंट लिखा गया। ठीक है, और ये कंडीशन इसके अंदर दूसरा कंडीशन दिया गया है, और ये कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर आपका व्हेन एग्जीक्यूट्स व्हेन कंडीशन 1 and 2 बोथ आर ट्रू। अगर इस वाले स्टेटमेंट को जो यहाँ पे लिखा है इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 1 और 2 दोनों ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 ट्रू है और ये वाला फॉल्स है तब क्या होगा, यहाँ तक कंट्रोल तो आ जाएगा इस वाले इफ कंडीशन के अंदर,
लेकिन ये इवेलुएट आपका फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला जो स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा है या नेस्टेड इफ के अंदर वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर दूसरा केस है कि अगर यही फॉल्स हो जाता है, आउटर इफ ही फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा कंट्रोल यहाँ तक आएगा ही नहीं, यानी दूसरे वाले इफ स्टेटमेंट के पास कंट्रोल आएगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट जो इनर इफ कंडीशन के अंदर लिखा गया होगा, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए आउटर वाला इफ कंडीशन ट्रू इवेलुएट होना जरूरी है, मस्ट है, अदरवाइज ये आपका फिर आप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैंने बताया इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इसके डिफरेंट अगर मेथड्स हम लोग देखें, सिंपली अगर यहाँ पे इफ के अंदर अगर एक इफ हमने यहाँ पे लिखा इफ कंडीशन 1, इसके अंदर दूसरा इफ यूज कर सकते हैं। इफ फिर से कंडीशन लिखा मैंने और इसके अंदर स्टेटमेंट, फिर एल्स के अंदर विदाउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये आउटर इफ हमारा यहाँ पे क्लोज, फिर इफ और ये वाला इफ क्लोज हो गया, उसके बाद इस इफ का जो आउटर इफ था उसका एल्स स्टेटमेंट, उसके अंदर भी हम डिफरेंट इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक इफ के अंदर भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स वाले के अंदर भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखकर हम प्रोग्राम को डिफरेंट तरीके से लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, या लॉजिक प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से लॉजिक क्रिएट कर सकता है। यानी आउटर इफ और एल्स है, आउटर इफ के अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट, और आउटर एल्स के अंदर फिर से एक इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके अंदर फिर से हम नेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ब्रांचेस बन सकती हैं और वो प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन कभी कभी प्रोग्राम में ऐसे आपको अभी 9th-10th लेवल पे ऐसे प्रोग्रामिंग की नीड नहीं होगी, बट ये पॉसिबल है कि एक इफ के अंदर इफ एल्स रखें, फिर उस वाले इनर इफ एल्स के अंदर फिर से एक इफ एल्स रखें, तो ये बहुत से ब्रांचेस क्रिएट कर देगा। नाउ लेट्स सी द फ्लो ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन होगा, यानी ये इफ का कंडीशन है। अगर ये ट्रू इवेलुएट हो जाता है, आउटर इफ है और ये आपका क्या है, बॉडी ऑफ आउटर इफ, ठीक है, फॉल्स होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका एल्स स्टेटमेंट, ये आउटर इफ है और ये आपका एल्स है। आउटर इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो आगे क्या करना है, अगर ये फॉल्स होता है तो फिर आउटर एल्स स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा। अब अगर आउटर इफ कंडीशन ट्रू इवेलुएट होता है उसके अंदर फिर से एक आपका इफ स्टेटमेंट लगाकर, इफ कंडीशन ट्रू। आउटर इफ कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पे पहले क्या होते थे, सिंपली एक और इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लिख के एक्सिक्यूट कराते थे। अभी आउटर इफ के बाद फिर से उसके ट्रू होने के बाद फिर से इफ स्टेटमेंट। अब ये इवेलुएट अगर ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा व्हेन ट्रू, और ये इनर वाला जब इफ फॉल्स हो जाएगा, यानी ये फॉल्स होगा, उसके अंदर फिर आपका ये स्टेटमेंट। ठीक, अब ये इवेलुएट होने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, अब आपका जो कंट्रोल है वो कैसे फ्लो करेगा, वो कैसे रन करेगा, पहले इनर इफ के आउटर इफ के पास जाएगा, कंडीशन ट्रू, फिर इन दोनों के इनर आपका इफ एल्स कंडीशन है, इसको चेक करेगा, इसमें से जो ट्रू उसको एक्सिक्यूट करेगा, फिर यहाँ से आके फिर आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तभी एल्स पे आएगा और एल्स से एक्सिक्यूट होने के बाद फिर कंट्रोल हमारा जो होगा वो इफ एल्स पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका फ्लो जो है फ्लो चार्ट है इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ का, नेस्टेड इफ प्रोग्राम का। क्लियर? लेट्स सी एग्जांपल। यहाँ पे क्लास है, एक नंबर क्लास दिया गया, एक क्लास है नंबर। नाउ यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हमने डिक्लेयरिंग डबल टाइप वेरिएबल, एक डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। ठीक, डबल वेरिएबल में n1 इज इक्वल टू -1.0 एंड n2 इज इक्वल टू 4.5 एंड n3 इज इक्वल टू -5.3। अब इसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तो लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर, 2 नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड करना था तो सिंपल इफ एल्स से फाइंड कर सकते थे या टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। अब 3 नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड करना है,
3 में नंबर आपका सपोज n1, n2 और n3 है। अब अगर n1 ग्रेटर देन n2 है तब भी हम ये कह नहीं सकते कि n1 इज लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि अभी n1 को n3 से भी कंपैरिजन कराना बाकी है। तो केवल n1 और n2 के कंपैरिजन के बेसिस पे हम n1 को लार्जेस्ट नहीं बोल सकते। अगर n1 n2 से ग्रेटर है तो फिर n1 को n3 से भी ग्रेटर अगर हो जाए तब ये लार्जेस्ट बनेगा। अगर ये नहीं है तो उस केस में क्या होगा, फिर आपका n3 क्या हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा, क्योंकि n1 इज ग्रेटर देन n2 है बट n1 इज नॉट ग्रेटर देन n3 है। इसका मतलब n1 जो है n3 से छोटा हो गया, तो n3 ऑटोमेटिकली n2 से भी बड़ा हो, क्योंकि n2 जो है वो n1 से छोटा है और n3 n1 से बड़ा है। तो इस केस में n3 को लार्जेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक इफ यहाँ पे लग जाएगा, फिर इसके अंदर एक इफ लगेगा और फिर एल्स में ये चला आएगा, n3 लार्जेस्ट। अब अगर n1 ग्रेटर देन n2 नहीं है, यानी n1 n2 से छोटा है, तो उस केस में n2 बड़ा हो गया। n2 अगर बड़ा हो गया, अगर n1 n2 से बड़ा नहीं तो n2 आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट होगा। फिर यहाँ पे इसके अंदर कंडीशन एल्स इफ यूज कर लेंगे सिंपली, या डायरेक्ट एल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे फिर इसके अंदर कंडीशन फिर से चेक करेंगे, n1 इज नॉट ग्रेटर देन n2, तो इसका मतलब क्या है, n2 इज ग्रेटर देन n1 है। यहाँ पे कंडीशन n1 ग्रेटर देन n2 फॉल्स होता है, तो इसका मतलब है कि n2 इज ग्रेटर देन n1 है। तो पता चल गया कि n2 n1 से बड़ा है। तो अब n2 को अब लार्जेस्ट अभी भी नहीं कह सकते, अभी n2 को हमें कंपेयर कराना होगा n3 के साथ। यहाँ पे एल्स में इफ लगाएंगे n2 इज ग्रेटर देन n3। अब n2 n3 से अगर बड़ा है तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, n2 को लार्जेस्ट बोलेंगे। अब इसके अंदर फिर से एल्स लगाएंगे, n3 लार्जेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट हमारा क्लोज। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले n1 इज ग्रेटर देन n2 चेक होगा। अगर ये आपका ग्रेटर कंडीशन ट्रू होता है, इफ द एल्स स्टेटमेंट इनसाइड द इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक के अंदर फिर से इफ एल्स स्टेटमेंट हम लेंगे और ये इवेल्युएट होगा। इफ अब n1 इज ग्रेटर देन n2 ट्रू हो गया, तो अब ये चेक होगा कि n1 इज ग्रेटर देन n3 और नॉट। n2 से तो बड़ा हो गया n1, लेकिन n3 से बड़ा है कि नहीं है। अगर है तो लार्जेस्ट नंबर फिर n1 होगा, अदरवाइज फिर आपका लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, n3। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं यूज करेंगे, अदरवाइज फिर n3। अब यहाँ पे पहला वाला जो इफ था वो हमारा कंडीशन कंप्लीटली रन हो गया। अब सपोज हमारा ये वाला कंडीशन जो दिया गया है n1 इज ग्रेटर देन n2 का, ये फॉल्स हो जाता है। ये जब फॉल्स हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये नेस्टेड फॉर्म किसका है, n1 इज ग्रेटर देन n2 का, इफ का नेस्टेड स्टेटमेंट्स है। अब एल्स पे आ जाएंगे, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एल्स में आएंगे, एल्स के अंदर फिर कंडीशन चेक हो जाएगा कि अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 फॉल्स हुआ था, n1 इज ग्रेटर देन n2 ये फॉल्स हुआ था, तब हम एल्स में आए हैं, आउटर एल्स में। और आउटर एल्स के अंदर फिर इसके अंदर नेस्टेड फॉर्म में इफ और एल्स यूज करेगा। इफ n2 इज ग्रेटर देन n3 देन आपका क्या हो जाएगा, n2 को लार्जेस्ट बता देंगे। अदरवाइज ये भी फॉल्स अगर हो जा रहा है तो इनर आपका एल्स स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर n3 फाइनल। और फाइनली लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू में हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं या असाइन कर दे रहे हैं, और पूरा एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद तब जाके हम लोग फिर फाइनली प्रिंट कराएंगे लार्जेस्ट नंबर, और वो जो वेरिएबल में लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू आएगी उसी को हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। सो ये प्रोग्राम पूरा आपका एल्स नेस्टेड इफ एल्स पे डिपेंड था। ठीक है, तो इसमें आपका एक इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर एफ एल्स स्टेटमेंट, फिर दूसरे उसके जो इफ जो आउटर इफ है उसका जो एल्स पार्ट है उसके अंदर फिर से इफ एल्स स्टेटमेंट हम रख के 3 नंबर्स में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है उसको चेक करा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्स इफ। आज की क्लास आपकी यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे आपको फिर स्विच केस और अदर स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।